अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के बाद चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अब जोड़ तोड़ की सियासत का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ बिलावल भुट्टो PDM के उम्मीदवार को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन की जमातों से राब्ते कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी भी अपोजिशन जमातों से अपनी हिमायत के लिए राब्ते कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में अगर नंबर गेम की हम बात करें तो इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद को 53 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि हुकूमत को 47 अरकान की हिमायत हासिल है। मगर दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत वाज़ेह अक्सरियत ना होने के बावजूद इस बात पर यकीन रखती है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ही बनेंगे। बिल्कुल ये वैसा ही कॉन्फिडेंस है जैसे कि अपोजिशन को ये कॉन्फिडेंस था कि इस्लामाबाद की जो सेनेट की सीट है ये गिलानी साहब जीत जाएंगे, क्योंकि अब शायद हुकूमत को ये लगता है कि अगर अक्सरियत ना होने के बावजूद सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया जा सकता है तो उन्हें वोट कम होने के बावजूद चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब किया जा सकता है। अब चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में कौन किसको सरप्राइज़ देगा तो ये तो यकीनन आने वाला वक्त बताएगा। अब एक तरफ जहां हुकूमत को चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन रहनुमा पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के लिए हमें बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से मुलाकात की थी। एक तरफ मोनसिलाई इस मुलाकात के बारे में ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने ना ही सेनेट में हिमायत का मुतालबा किया है और ना ही हमने कोई ऐसी पेशकश की। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन की सेहत से मुतालिक बकौल उनके कि सिर्फ खैरियत दरियाफ्त की, जबकि मीडिया में ये खबरें सामने आईं कि बिलावल भुट्टो से मुलाकात में चौधरी बरादरान ने सेनेट इंतखाब में PDM के उम्मीदवार की हिमायत से इनकार कर दिया था। मगर सियासी हलकों में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के लिए भी चौधरी बरादरान से ताउन की दरख्वास्त की गई है। एक तरफ मुल्क में इंतखाबी सियासत हुकूमत और अपोजिशन के लिए अब एक चैलेंज बन गई है, तो दूसरी तरफ कौमी असम्बली से वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट मिलने के बावजूद एक जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है इसमें कमी नहीं आ सकी है। बज़ाहिर 178 अरकान ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया है, मगर मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि हमारे इल्म में आया है कि 2 MNAs को गोलड़ा के एक इदारे के कंपाउंड में ले जाया गया जो इमरान खान को एतमाद का वोट देने पर रजामंद नहीं थे, और वहाँ उन्हें 4 घंटे तक हब्से बेजा में भी रखकर मजबूर किया गया कि वो इमरान खान को वोट दें। अब मरीम नवाज़ ये समझती हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की एजेंसीज़ और पाकिस्तान के इदारों को इस्तेमाल करके एतमाद का वोट लिया गया, इसकी ना सिर्फ कोई कानूनी हैसियत है, ना आइनी हैसियत है, ना कोई सियासी और ना ही कोई अखलाकी हैसियत है। अब एक तरफ मरीम नवाज़ इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीटने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की क़यादत ये समझती है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है। एक तरफ वज़ीर आज़म कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करके अखलाकी बरतरी का एहसास दिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और PTI के कारकुनों के दरमियान तसादुम ने इखलाकी पस्ती की बदतरीन मिसाल कायम की है। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन करें वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शफ़क़त साहब आपका। शफ़क़त साहब, इस वक्त सबसे अहम जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो है नए चेयरमैन सेनेट का इंतखाब। हुकूमत ने सादिक संजरानी साहब को अपना उम्मीदवार नामज़द किया है। जब सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश की, उस वक्त भी सेनेट में अपोजिशन को अक्सरियत थी, आज भी अपोजिशन के नंबर ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत पुरएतमाद है संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए। सर, इस पुरएतमादी की वजह क्या आज हम आप लोगों से पूछ सकते हैं, जैसे हम अपोजिशन से पूछते थे कि भाई आप लोग कैसे पुरएतमाद हैं कि गिलानी साहब जो है वो सेनेट का इलेक्शन जीत जाएंगे, तो वो कहते थे कि देखिएगा कि हुकूमत के लोग हमें वोट देंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। वो ये खुल्लम खुल्ला जवाब देते थे। सर, आपका क्या जवाब है? देखिए, बात जो नंबर आप दे रहे हैं प्रॉब्ली वो करेक्ट नहीं है। नंबर 52 to 48 है। हाँ। फिर उसमें इसाकदार नहीं है तो वो 51 रह जाता है गवर्नमेंट का, यानी कि जो अपोजिशन है। अपोजिशन, हाँ। अब उसमें अपोजिशन में भी कुछ पार्टियां ऐसी है, मसलन कल हमारी एक वफद जो है ANP को जाके मिला, वहाँ पे वो PDM की जमात है, लेकिन उनसे जाके वोट मांगे
और बरबला मांगे, कोई छुप के नहीं मांगे। संजरानी साहब 3 साल चेयरमैन रहे हैं, उनके जाती ताल्लुक है सेनेटर्स के साथ, और हम तो, वो हमारी जमात से नहीं है लेकिन हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे 26 वोट उनके साथ होंगे, ऑपोजिशन की दीगर जमातों के साथ होंगे, और उनकी अपने असर और रसूख के, क्योंकि वो 3 साल इस पोजीशन में रहे हैं, उनके अपने असर और रसूख के वोट भी होंगे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम सब की मदद से वो जीत जाएंगे। इस तरह तो बिलावल साहब भी जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब से मुलाकातें तो फिर उधर भी हो रही हैं, वोट तो आपके इत्तेहादियों से भी मांगे जा रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वोट मांगे जाएं। प्रॉब्लम वोट मांगने से नहीं होता, प्रॉब्लम होता है जो अली गिलानी ने किया कि रात के अंधेरे में वो पैसों की लेन देन हो रही है, अरबों करोड़ों रुपए की बोली लग रही है कि बिल खराब करो, ये करो, वो करो। तो वो बिल्कुल एक अलग चीज है, वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो बदमाशी है, वो एक हमारे किरदार की जो पस्ती हुई है उसकी निशानदेही करती है। तो उसका वोट मांगने से तो कोई ताल्लुक नहीं है। हर पॉलिटिशियन जो है अगर इलेक्शन लड़ेगा तो वो वोट मांगेगा जाके, वो अपने ओपोनेंट से भी मांगेगा जाके। ये इशू नहीं है। अच्छा, इशू ये है कि आप वोट किस तरीके से मांग रहे हैं। हाँ। तो जो अली हैदर गिलानी ने किया वो तो सराहन एक तमाचा है हमारी जमहूरियत पे, और उस पे के सीधी सीधी फरोख्त कर रहे हैं। और नासिर शाह जो वजीर है सिंध में, वो भी सीधी सीधी खरीदो फरोख्त कर रहा है, बल्कि प्राइस को बढ़ा रहा है। तो उसमें और नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी में बहुत फर्क होता है। सर, जब से गिलानी साहब जीते हैं, चाहे वजीर आजम की उस दिन की असम्बली की तकरीर हो या वज़रा के बयानात हो, सर एक ही फोकस है, ऑपोजिशन की धांधली, पैसा चला, ऑपोजिशन ने सब कुछ किया, मतलब कि सारा इल्ज़ाम ऑपोजिशन के सर पर। लेकिन सर जो बिके, क्योंकि ये अल्फाज वज़ीर आज़म ने भी इस्तेमाल किए, जिन लोगों ने वोट ज़ाहिरा नहीं पड़े, उधर जिनका झुकाव था, उनके लिए बिकाऊ का लफ्ज़ प्राइम मिनिस्टर ने भी इस्तेमाल किया। लेकिन सर बड़ी हैरानगी होती है कि जिन लोगों की वजह से गिलानी साहब जीत गए, वो एतमाद का वोट जब प्राइम मिनिस्टर को दे देते हैं, वो फिर कैसे ठीक हो जाते हैं? फिर तो एतमाद का वोट भी उनका लेना, जो ने अखलाकियात का भी बात करी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फिर तो अखलाकी तौर पर उनसे एतमाद का वोट लेना भी तो दुरुस्त नहीं था। पहले या तो जांच पड़ताल करवा लेते। 20 लोगों को आप लोगों ने KPK से निकाला 2018 में, पहले इन लोगों का पता करवा के साइड पे करते फिर इन लोगों को। आपने तो पूरा तबसरा फरमा दिया। हाँ। मसला ये है कि जो हमें नहीं पता किन लोगों ने वोट दिया और किन लोगों ने नहीं दिया, लेकिन एक सियासी जरूरत थी कि जब हमारा कैंडिडेट नेशनल असेंबली के इंतखाब में हारा, तो हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था, और हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हाउस से लेना था। अब ये तहकीकात करनी कि कौन ने किया, किस तरह किया, वो एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप हमसे तो ये सवाल कर रहे हैं, आपने ऑपोजिशन से ये सवाल किया है कि आपके क्यों होता है ये कि आपके खवातीन के वोट पे 174 आते हैं और यूसुफ रजा गिलानी के वोट पे 164 आते हैं। वो जो 10 वोट हैं, आपने पूछा ऑपोजिशन से कि वो किस तरह इन्होंने हासिल किए, क्या जादू था जो कि यूसुफ रजा गिलानी के वोट में इन्होंने ले लिया और औरतों के वोट में नहीं ला? तो क्लियर बात है कि उसमें पैसा चला। ये जो अखलाकी गिरावट है, मुझे तो जो एक अफसोस है अपने मुल्क पे और अपनी जमहूरियत पे और अपने मीडिया पे और सब पे और सियासी जमातों पे, कि किसी को इस अखलाकी गिरावट की परवाह ही नहीं है। ये यूसुफ रजा गिलानी नेकलेस उठा के जो तुर्क सदर की बीवी ने दिया उसको घर ले गया, किसी को परवाह ही नहीं है। ये अपने उसके बच्चे, अच्छा करें बताइए। जी सर, जब ऑपोजिशन का भी बड़ा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग बड़ा उनका ये आर्गुमेंट होता है, जब सादिक संजरानी को आप लोगों ने नंबर्स ना होने के बावजूद तहरीक अदम एतमाद नाकाम बना दी थी, उनका भी फिर बड़ा एक वैलिड सवाल है, फिर आप लोग भी उनको जवाब दें, वो कैसे हुआ था? उन्होंने कोई तहकीक की? सर सवाल वो कहते हैं ना कि हमने तो तहकीक की और 20 लोगों को निकाल दिया। हाँ। उन्होंने कितने लोगों से तहकीक की? उन्होंने कितने लोगों को निकाला? सर उन्होंने क्या देखा कि सादिक संजरानी के जाती ताल्लुकात किससे थे और किससे नहीं थे? सो ये चीजें जो है, ये पैमाना एक ही होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा पैमाना जिसकी मुझे अफसोस है वो अखलाकी गिरावट है। वो कौमें जब तबाह होती हैं तो वो इस तरह तबाह नहीं होती कि उनके वसाइल कम हो जाते हैं, वो उनका ये जो हम देख रहे हैं ये अखलाकी गिरावट है।
सर यही तो वो कहते हैं, जब हुकूमत कामयाब हो जाए जाती ताल्लुकात का नाम दे देते हैं, ऑपोजिशन कामयाब हो जाए इसको पैसा चलाने का नाम दे देते हैं। चौधरी सरवर का इलेक्शन भी सर हमारे सामने मिसाल है ना, उसमें भी कहा गया कि चौधरी सरवर साहब जो है चौधरी सरवर नून लीग में, जो नून लीग में रहे थे, उनका उनसे बड़ा ताल्लुक था और उनके सारे नून लीग के लोगों से ताल्लुक था, तो इस तरह ही होता है। सर प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है ये मुल्क की एजेंसियों से खुफिया ब्रीफिंग ले। अब सर 7-8 लोगों का ज़ाहिर है पता लगाना तो मुश्किल नहीं है, 20 लोगों का पहले भी पता लगाया, जैसे मैंने पहले बात की, क्या उस वक्त भी एजेंसियों ने कोई मदद की थी, कोई हेल्प की थी? देखिए पहली तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको पाकिस्तान का हर अदारा मदद फराहम करने के लिए पाबंद है, और अगर इलेक्शन कमीशन ये कहे कि जी जो एजेंसीज हैं वो आके उनको बताएं कि उनके दानिश में या उनके पास क्या एविडेंस है कि ये वोट बिके हैं, तो शायद एजेंसीज उनको मदद कर सके। जो 2018 की आप बात कर रहे हैं वो हमारे लोगों ने, एजेंसीज ने नहीं, पार्टी के लोगों ने उनको खुफिया तौर पे मॉनिटर किया और उनको रिकॉर्ड किया और उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया। सही। अच्छा सर आखिरी सवाल, पंजाब में कोई तब्दीली आ सकती है? बड़ी एक्टिव है ऑपोजिशन पंजाब में, वज़ीर आला को हटाने के लिए, उधर अदम एतमाद लाने के लिए, आपको लगता है कि कोई तब्दीली आ सकती है पंजाब में जितनी एक्टिव हुई हुई ऑपोजिशन? देखिए उनका हक है, अगर वो लाना चाहते हैं तो कोशिश करें और ले आए, इसमें तो कोई ये तो जमहूरी उनका हक है, आईनी हक है, तो करें। मेरा तो ख्याल है नाकाम होगी, लेकिन उनको हक है, वो करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब मेरे साथ थे। सर थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 7 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद पाकिस्तान में आज भी पुलिस इस्लाहात के हवाले से सिर्फ बहस ही होती है। हर दौर में हुकूमतों की जानिब से थाना कल्चर को तब्दील करने की बातें भी की जाती हैं, दावे भी किए जाते हैं, मगर ये दावे आज तक हकीकत नहीं बन सके हैं। हर दौर में हुकूमत की जानिब से पुलिस को सियासी दबाव से आज़ाद करने का नारा भी लगाया गया, मगर ये नारा भी हकीकत का रूप नहीं धार सका आज तक। हर दौर में हुकूमत ने महकमा पुलिस में सियासी मदाखलत को ख़त्म करने का दावा तो किया, मगर बदकिस्मती के साथ आज भी पुलिस में जो सियासी मदाखलत है इसका सिलसिला जारी है। और हकीकत ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिसने साबिक IG नासिर दुरानी की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा में सियासी दबाव से आज़ाद पुलिस की बुनियाद रखी थी, उसी तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता 2.5 सालों के दौरान सूबे में 5 IGs को बदला है, मगर IGs की ये तब्दीली पुलिस के महकमे को तब्दील नहीं कर सकी। अगर डस्का के ज़िमनी इंतखाब की ही हम बात कर लें तो 2 अफराद की हलाकत और फिर अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने एलामिये में जो कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरान का पता लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसर की तला पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने IG पंजाब पुलिस और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से रब्ते की कोशिश की, लेकिन IG समेत किसी ने फ़ोन नहीं सुना। एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया में आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सानिया मोटरवे हमें ये भी जो है वो बताता है कि पंजाब की पुलिस का आला तरीन अफसर उमर शेख मज़लूम औरत की दादरसी करने की बजाय ये उस वक्त सवाल उठा रहा था कि रात को बच्चों के साथ खातून घर से अकेले क्यों निकली, क्यों मोटर की बजाय GT रोड का रास्ता इस्तेमाल नहीं किया, क्यों गाड़ी मोटरवे पर चलाने से पहले पेट्रोल चेक नहीं किया, क्यों रात को सफ़र करते हुए खातून ये भूल गई कि ये फ्रांस नहीं पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान में पुलिस गर्दी के वाक़यात का हम जायज़ा लें तो मालूम ये होता है कि सानिया मॉडल टाउन, सलाहुद्दीन के कत्ल से लेकर उसामा सत्ती की हलाकत तक पुलिस गर्दी का जो सिलसिला है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब सवाल ये है
कि महकमा पुलिस पंजाब को किस किस्म की इस्लाहात की ज़रूरत है, कैसे पंजाब पुलिस को सियासी दबाव और सियासी मदाखलत से आज़ाद किया जा सकता है, थाना कल्चर को तब्दील करने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है क्या। इसी पे बात करेंगे नाज़रीन। आईजी पंजाब इनाम गनी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, पुलिस का नाम लेते ही एक पुलिस कल्चर का जो एक वर्ड है ये जहन में आता है, मेरे समेत हर एक आम आदमी के जहन में। सर, हमारे यहाँ ये तासुर कि पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा से जो हमारी पुलिस है ये पोलिटिसाइज्ड रही है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि पुलिस के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल्स के थिंक टैंक ने कुछ अहम मसाइल को डिस्कस किया, निशानदही की, जिसमें सबसे बड़ा मसला यही बताया गया कि पुलिस के जो ऑपरेशनल मामलात होते हैं इसमें सियासी मदाखलत बहुत ज़्यादा होती है। सर, किस हद तक ये थिंक टैंक की जो ऑब्जर्वेशन है ये दुरुस्त है, क्या कहेंगे इस पे? जी, बात ये है कि सबसे पहले मैं कल्चर की बात करूंगा। सो ये कल्चर जो होते हैं ये आइलैंड्स नहीं होते, दे आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द बिगर कल्चर। सो पुलिस का जो कल्चर है वो मेनली जो हमारे पूरे मुल्क का कल्चर है वो उसी के मुताबिक होता है। और इसीलिए आप देखें कि केपी पुलिस का जो है वो केपी के मुताबिक कल्चर है, पंजाब पुलिस का पंजाब के मुताबिक, अगर गिलगित बल्तिस्तान की हम बात करें तो वो वहाँ का अपना एक मिजाज है लोगों का और उसी तरीके की पुलिस है। सो कल्चर एक बिगर होल का पार्ट होता है और पुलिस कल्चर जो है वो उसी का बिगर होल का पार्ट है। अच्छा, जहां तक ये इंटरफेरेंस की आपने थिंक टैंक की बात की तो मोस्ट प्रॉब्ली आप जो पीआरसी की मीटिंग हुई थी पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी की, जहां पे चेयर कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसका मेरे ख्याल में आप हवाला दे रही हैं। सो उसमें ये जाहिर बात है कि सारे आईजीज ऑफ ऑल द प्रोविंसेस आर ए पार्ट ऑफ दैट पीआरसी जो कमेटी है, और उसमें एज आईजी पंजाब आई आल्सो पार्टिसिपेटेड। हमें इस वक्त खुशकिस्मती से पंजाब में ऑपरेशनल ऑटोनॉमी बहुत हद तक है। हम ये कहीं पर भी नहीं कह सकते कि हमें कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी भी लेवल का, वो ऑपरेशनली हमारे जो थानों के काम हैं जहां पे क्राइम प्रिवेंशन डिटेक्शन हो रही है या हमारे जो एंटी टेररिज्म पे काम हो रहा है या बाकी चीज़ों पे, तो उसमें कोई इंटरफेरेंस अल्लाह के फजल से नहीं है। और लेकिन वैसे ये जनरली कहना बहुत सही है कि अगर पुलिस ऑपरेशनली ऑटोनोमस नहीं होगी तो वो इंसाफ नहीं दे सकती। जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ है दैट इज ओनली पॉसिबल इफ पुलिस इज ऑपरेशनली इंडिपेंडेंट। लेकिन जहां तक मेरा, मुझे कोई 6 महीने हो गए एज आईजी और लास्ट 2 years आई एम हियर इन पंजाब, तो हमें बहुत हद तक ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है। हमारे जो क्राइम प्रिवेंशन डिटेक्शन में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन सर, माजी में रही है ये इंटरफेरेंस? जी, माजी में जाहिरी बात है मुख्तलिफ औकात का मुख्तलिफ वो होता है, उसमें जहाँ पे इंटरफेरेंस होती है वहाँ पुलिस की परफॉर्मेंस अंडरमाइन होती है, वहाँ पे पुलिस उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती और अल्टीमेटली जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ की का इशू बनता है वो डेफिनेटली इसी से बनता है। और ये 1947 से लेके अभी तक अगर आप देखें और जहाँ पे हम स्टैंड करते हैं वो इसी वजह से है कि ऑपरेशनल अगर तमाम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, पुलिस जो है ये गेट कीपर है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, तो अगर ये ऑपरेशनली ऑटोनोमस नहीं होगा तो रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी ऐसा कल्चर नहीं है कि कोई सियासतदान फोन कर दे भी हमारा SHO लगा दो, इस थाने में हमारी तरफ से ये भर्ती कर दो, यहाँ इस SP को लगा दो, इस DSP को लगा दे, अब ये कल्चर नहीं है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, ये दो चीजें आप कह रही हैं, एक है ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी ये है कि इस बंदे पे पर्चा दे दो, इस बंदे को अरेस्ट करो, इस इश्तिहारी को पकड़ो, इस पे पर्चा दो, इस पे पर्चा मत दो। उसमें बिल्कुल हमें कोई भी इस तरह की इंटरफेरेंस नहीं है। पोस्टिंग ट्रांसफर की जहां तक बात है, ये पहले भी मैं कई दफा रिपोर्ट हो भी चुका हूं और मैं बताता भी हूं कि पंजाब में IG पंजाब इंडिपेंडेंट है, अपने तमाम ऑफिस
ऑफिसर्स को सिलेक्ट करने में, चूज करने में, लगाने में, जो कि हमारे डीपीओज आरपीओज हैं मेरिट पे ही लगाते हैं और उनसे एक्सपेक्ट यही करते हैं कि नीचे एसएचओज वो मेरिट पे लगाए, बिकॉज एक्चुअल जो डिलीवरी करनी होती है, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी का बेसिक यूनिट हमारा पुलिस स्टेशन है, वहां पे अगर सिफारिश पे कोई एसएचओ लगेगा, किसी के कहने पे लगेगा, तो वो कभी भी इंसाफ नहीं कर सकता। और इसीलिए हम अपने डीपीओ से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमने आपको मेरिट पे लगाया है तो आप नीचे जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स हैं वो भी आप मेरिट पे करें। अगर आप मेरिट पे नहीं करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बात सब जानते हैं, जाहिर है आपके तहरीक इंसाफ के 2.5 साला दौर में पंजाब में 5 आईजीज को बदला जा चुका है। आपका ताल्लुक भी केपीके से है, आप भी जानते हैं नासिर दुरानी साहब को लाया गया वहाँ, ये इस कॉन्फिडेंस के साथ कि जो तब्दीली पुलिस कल्चर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत लेकर आई है केपीके में, वो पंजाब में लेके आई, लेकिन बदकिस्मती कहें कुछ भी कहें वो नहीं चल सके। 5 आईजीज को बदल दिया गया। सर, आप इस सिस्टम को, पंजाब के सिस्टम में ऐसी क्या रुकावट है? ब्यूरोक्रेसी की पंजाब हुकूमत के साथ बन नहीं पा रही है, कोई मिसट्रस्ट है, अदम एतमाद है, कॉन्फिडेंस नहीं है। सर, क्या वजह है कि पंजाब में कोई आईजी 9 महीने साल से ज़्यादा काम नहीं कर पाता? सर देखिए, बात ये है कि ये खैर, एक तो लेट मी सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, नासिर दुरानी साहब कभी भी आईजी पंजाब नहीं लगे। नहीं, वो यहाँ पे आए थे एज एन एडवाइजर। अच्छा, जी, उसमें बात ये है कि अगर आप ये पिछले हम साल 2-2.5 साल की बात करते हैं, अगर आप देखें आईजीज की पोस्टिंग ट्रांसफर्स, तो इससे पहले भी इरेटिक पोस्टिंग ट्रांसफर्स होती रही हैं। अफसर कुछ अरसे आके लगते रहे, कुछ अफसर आपको 4-4 साल भी लगते आप देखेंगे, और कुछ ऑफिसर्स का बड़ा शॉर्ट टेन्योर होगा। उसका उस वक्त के पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से आई डोंट नो कि जी कितना ताल्लुक होता है, लेकिन जहां तक आप इसको जोड़ती हैं विद पुलिस रिफॉर्म्स और द परफॉर्मेंस ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, तो आप जो लास्ट जितना ये टेन्योर गुजरा है पिछले 2-2.5 साल का, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, वी हैड एक्सीलेंट ऑफिसर्स एज आईजी पंजाब। हर एक ने अपने जो थोड़ा बहुत जितना भी टाइम था उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। आरिफ नवाज खान साहब ने जो काम शुरू किया वो शुएब दस्तगीर साहब ने आगे उसको चलाया। इन दोनों ने जो काम शुरू किया वो उसको मैं आगे लेके बढ़ रहा हूं, और जो मैं कर रहा हूं उम्मीद मुझे यही है कि मेरे बाद भले मैं 6 महीने रहूं, साल रहूं, लेकिन उसी काम को आगे लेके चलेंगे। और ये कोई बाहर से नहीं आते, यही पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर्स होते हैं, ऑलमोस्ट सेम उनका एक्सपीरियंस होता है, और उनका काम क्या मयार भी ऑलमोस्ट एक जैसा होता है इस स्टेज पे आके। सो ये कंटिन्यूटी एक तरह से होती है, भले वो आप देख लें कि 6 महीने है या साल है, लेकिन जब बदलती है सर, तो निचला जो एक पुलिस अफसर है उसका मोराल डाउन नहीं होता, कारकर्दगी पर असर नहीं पड़ता? देखिए, बात यह है, मैं हमेशा यही कहता हूं कि हम अगर आईजी बार बार चेंज होता है तो आईजी को नीचे आरपीओज और डीपीओज को टेन्योर देना चाहिए, डीपीओज को एसएचओज को टेन्योर देना चाहिए, ताकि एक प्रॉपर टाइम हर एक को मिले और वो उसमें परफॉर्म कर सके। हम तमाम ऑफिसर्स को इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, जाहिर बात है, एक अच्छा टेन्योर देना चाहिए ताकि उस ऑफिसर की परफॉर्मेंस का पता चल सके कि वो कितना परफॉर्म कर सकता है। और उसमें भी गवर्नमेंट की नॉर्मली कोशिश यही होती है कि जी टू गिव यू मोर टाइम, लेकिन उसमें देयर आर सम फोरसीन इवेंट्स जो हो जाते हैं और उसकी वजह से आईजीज ट्रांसफर हो जाते हैं या ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस होती हैं, विच इज द प्रोरोगेटिव ऑफ द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उस पर तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन उससे हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सर, फिर ये हुकूमत को हमेशा क्यों शिकायत रहती है कि ब्यूरोक्रेसी ताउन नहीं करती है? बड़ी अनकंफर्टेबल है हुकूमत इस ब्यूरोक्रेसी के साथ। 2.5 सालों में हमने देखा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे पंजाब की हुकूमत हो, चाहे इनका कोई वजीर हो, हमेशा एक ही शिकायत रही है कि ब्यूरोक्रेसी ताउन नहीं करती है। सर, किस हद तक दुरुस्त है हुकूमत की ये शिकायतें? देखिए, बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी का अपना एक रोल है। जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, इंक्लूडिंग पुलिस इज अ पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। हमारा बेसिक काम पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं है, हमारा काम है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन।
गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, पार्लियामेंटेरियंस का काम है पॉलिसी बनाना, और हम उस पॉलिसी पे आगे स्ट्रेटजी बनाते हैं, टैक्टिकल लेवल पे लेके जाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छी पॉलिसीज को अच्छे तरीके से जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो जाहिर बात है गवर्नमेंट का भी फायदा होता है, ब्यूरोक्रेसी का भी नाम होता है। और हम तमाम जितने भी ऑफिसर्स हैं ऑफ द सिविल ब्यूरोक्रेसी, उनकी कोशिश यही होती है और उनकी इनपुट भी यही होती है कि अच्छी पॉलिसीज बने ताकि आगे पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर हो सके, और जिसमें ब्यूरोक्रेसी की भी नेक नामी हो, पुलिस डिपार्टमेंट की नेक नामी हो उसमें, और जो गवर्नमेंट है वो ऑटोमेटिकली उसकी बेनिफिशियरी होती है। सो कोशिश तमाम की यही होती है कि जी एक अच्छी पॉलिसी फॉर्मुलेशन और अच्छी इम्प्लीमेंटेशन हो उसकी। सही। अच्छा सर, अब ज़रा पुलिस रिफॉर्म से कुछ बात कर लेते हैं। अब हम तो ये समझते हैं कि पुलिस इस्लाहात के लिए पार्लियामानी जो कार्रवाइयाँ ये कभी प्रायोरिटी नहीं रही हैं। अंग्रेज़ दौर का पुलिस एक्ट 1861, फिर पुलिस ऑर्डर 2002 से इसको बदला गया, जिसे 17वीं और 18वीं तरमीम में भी इसको रखा गया। फिर इस पर बाद में बड़े सवालात उठे। फिर बलूचिस्तान और सिंध ने पुलिस एक्ट 1861 इसको प्रायोरिटी दी। पंजाब ने पुलिस ऑर्डर 2002 को रखा। KPK ने 2017 में अपना पुलिस ऑर्डर नाफिज किया। आप क्या समझते हैं कि जो भी हुकूमत आती है पुलिस रिफॉर्म्स की बात ज़रूर करती है, इस कल्चर को बदलने की बात ज़रूर करती है, आखिरकार तो ये सब कुछ ज़ाहिर है हमारी सियासी जमातों ने ही करना है, रिफॉर्म्स वहीं से आनी है, वहीं सब कुछ कानून साजी होनी है। सर रुकावट क्या है? क्या पुलिस महकमा जो है ना इसमें तजावीज़ आज तक सही नहीं दे पाया, उसकी अपने इनपुट नहीं है, ये वाकई हम इसको सिर्फ अपनी सियासत का फेलियर कहें? सर क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए, कैसे हो सकती हैं? देखिए रिफॉर्म्स डेफिनेटली होने चाहिए। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो स्टैग्नेंट नहीं चल सकती। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है, चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। दो तरह के रिफॉर्म्स होते हैं। एक रिफॉर्म्स वो हैं जो गवर्नमेंट के डोमेन में होते हैं, और एक वो है जो पुलिस लीडरशिप के डोमेन में है, जिसमें हम खुद बहुत कुछ कर सकते हैं। सो जो गवर्नमेंट के डोमेन में है उस पे काम हुआ भी है, जिसकी आप बात कर रही हैं कि बार बार कमेटीज बनी, उनकी रिपोर्ट्स आई, मुख्तलिफ लॉज बने, उन लॉज को फिर इम्प्रूव करने की कोशिश प्रोविंसेस ने अपने मुताबिक किया। ये जो अभी आप शुरू में आपने बात की थी पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी की, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हेड करते हैं, उसने भी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है। उसमें एक स्केलेटन लॉ भी दिया गया है कि जी उस लॉ पे या उस स्केलेटन पे बेस्ड करके अगर हर प्रोविंस या हर यूनिट अपना पुलिस लॉ बनाएगा तो वो एक अच्छी तरफ सारी चीजें चलेंगी और एक यूनिफॉर्मिटी भी आएगी। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक जो पुलिस ऑफिसर्स के अपने डोमेन में रिफॉर्म्स है, जो आईजी कर सकता है, जो उसके एडिशनल आईजीज आरपीओस कर सकते हैं, हमें उसको किसी सूरत नहीं रोकना चाहिए। और मेरा अपना जाती ख्याल है कि बेतहाशा रूम अवेलेबल है फॉर द इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस, और हर एक ने अपने डोमेन में उसमें काम भी किया। हमारे आप ये देख लें, ये जो हम खिदमत मराकज हमने बनाए, मोबाइल खिदमत मराकज, ग्लोबल खिदमत मरकज बने हैं, हमारे ये जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन हैं उनको आप देख लें, जहां पे इन्वेस्टिगेशन की इंप्रूवमेंट के लिए हमने जो काम किया है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ रूम अवेलेबल। मेरे अपने उसमें यही है कि हमें ज्यादा एफर्ट करनी चाहिए जो हमारे पास रूम अवेलेबल है। मसलन ये जो फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs है, इससे कौन हमें रोकता है? ये उसके लिए किन रिफॉर्म्स की जरूरत है कि हम जो भी बंदा आता है, जो भी कंप्लेनेंट आता है, उसका रजिस्टर करें उसको, और उसके अगर FIR बनती है तो FIR दें। फिर हमें कौन ये रोकता है कि अभी जो हम ऑपरेशंस पे ज्यादा जोर है, हम इन्वेस्टिगेशन को इंप्रूव करें, हम इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाएं, इससे कौन हमें रोकता है? उसके लिए हमें किन रिफॉर्म्स की जरूरत है? अच्छा, हमारे जो पुलिस स्टेशन, हमारा एटीट्यूड, पुलिस के एटीट्यूड की हमेशा बात होती है। एटीट्यूड ठीक करने के लिए हमें कौन से रिफॉर्म्स की जरूरत है? हमारे जो पब्लिक के साथ डीलिंग है उसके लिए हमें कौन से रिफॉर्म्स की जरूरत है? सवाल करने लगी थी कि सलाहुद्दीन जैसे वाकयात जो हुए, इनको रोकने के लिए किसी रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद में जो उसामा सत्ती के साथ हुआ, उनको रोकने के लिए कोई रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है। सर इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी ट्रेनिंग कैसी है, आपकी नफ्सियाती हालत कैसी है, जिसको ना तब पड़ता है जब आपने उस पुलिस अफसर का इंटरव्यू करना है साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पर। सर इसके लिए किसी रिफॉर्म की वाकई ज़रूरत नहीं है, तरबियत की बात है।
सो यही मैं कह रहा हूं। अभी देखिए ना, बात यह है कि अगर आप की पुलिस हायरार्की खुद जो डेथ इन कस्टडी को कंडेम नहीं करते, कंडोन करते हैं, गलत काम कहीं पर भी होता है उसको दे ब्रश इट अंडर द कारपेट, ताकि वो ऐसे ही कि जी बदनामी हो जाएगी इस खौफ से। तो अगर ये सारा कुछ हम कर रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि बाहर से कोई आके हमें रिफॉर्म करेगा, बाहर से नहीं करेगा, हमें खुद अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, हमें अपने गलत एक्शंस को एडमिट करना पड़ेगा। जब एडमिट करेंगे उसके बाद हम उनको कंडेम कर सकेंगे और उसके बाद हम एक्शन ले सकेंगे। और यही मेरा ख्याल है और यही मैं आगे लेके चलना चाह रहा हूं कि हम अपने अफसरों को जजा पहले दें, सजा बाद में दें। जो उनके गलत काम हैं उन पर उनको सजा मिलनी चाहिए, उनसे पूछगछ होनी चाहिए। अगर मैं ही छुपाना शुरू कर दूं, पिछले दिनों हमारे यहीं पे हम ये प्रमोशन बोर्ड हो रहा था और एक डीआर, ये जो हरकारा होता है, उसने किसी से पैसे लिए और किसी इंस्पेक्टर ने उसको पैसे दिए कि जी मुझे प्रमोट करा दो। अब मुझे जिस दिन पता चला, मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं ये समझूं कि जी इससे पुलिस डिपार्टमेंट की बेइज्जती होगी तो मैं चलो इसको छुपा लूं। दूसरा मेरे पास ये है कि जी मेरा सबऑर्डिनेट है, आई अरेस्ट हिम, आई रजिस्टर केस अगेंस्ट हिम एंड आई प्रोसिक्यूट हिम, आई मेक श्योर कि बाकियों के लिए एग्जाम्पल बने। तो अगर हम ये करते हैं, जैसे आपने ये एग्जाम्पल दी है हमारे डेथ इन कस्टडी की, अगर हम डेथ इन कस्टडी को कंडोन करते हैं या हम उसको छुपाते हैं, वहीं से गलती शुरू होती है। सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम में गलतियां मौजूद हैं, हम में खामियां मौजूद हैं, उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, तभी हम इंप्रूव कर सकेंगे। अगर मैं इसी पे खड़ा हो जाऊं कि नहीं जी हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हम में कोई गलती नहीं, और वहां से मैं शुरू करूं, तो फिर आई कांट इंप्रूव माई सेल्फ, आई कांट रिफॉर्म माई सेल्फ। और पुलिस को पुलिस ऑफिसर्स ही रिफॉर्म करेंगे, पुलिस को पुलिस ही पुलिस करेगी, गार्ड्स को गार्ड्स ही गार्ड करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो चीजें इंप्रूव नहीं होंगी। सही। सर एक आखिरी सवाल, जब से आपने आईजी पंजाब का चार्ज संभाला है, पंजाब में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्राइम की सूरत हाल किस हद तक कंट्रोल है या आपने कितना कमी पाई है, कितने %, तो सर क्या जवाब होगा आपका? जी बात यह है कि मैं बहुत बड़ा दाई हूँ फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस का। मैं जब एडिशनल आईजी ऑपरेशंस लगा तो ये तमाम थाने जितने हैं उनका ऑपरेशनल कमांड मेरे पास थी, एंड आई हैड एक्सेलेंट आईजीज, आरिफ नवाज साहब और शोएब दस्तगीर साहब, दोनों की शक्ल में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वी रजिस्टर्ड केसेस जितने हमारे पास वो होते थे 2019-2020। आजकल हमने कंपैरेटिव क्राइम बिल्कुल छोड़ दिया है क्योंकि उससे बर्किंग होती है, लोग क्राइम छुपाते हैं। जब हम थानेदार से कहते हैं कि जी पिछली दफा 25 डकैतियां हुई थी, अभी 30 की हुई, हम उससे नहीं पूछते, लेकिन अपनी दिल की तसल्ली के लिए मैं हर सुबह उठ के जो पहली रिपोर्ट देखता हूं कि पिछले साल इस पीरियड में कितना क्राइम हुआ और इस साल कितना क्राइम हुआ, मैं अपने मकसद के लिए, बिकॉज हमारा सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, सो एवरी मॉर्निंग आई हैव ए लुक एट इट। और आपको हैरानगी होगी कि ये सारा कुछ करने के बावजूद हमारी रॉबरीज में कमी है, हमारे डकैतीज में कमी है, हमारे मर्डर के केसेस में कमी है, हमारे ब्लाइंड मर्डर के केसेस में कमी है। सो अल्लाह कामयाबी देता है, बिकॉज मैं इस पे फर्म बिलीवर हूं कि हम केसेस रजिस्टर करेंगे, मुलजिमों को पकड़ेंगे, उनको स्ट्रीट से हटाएंगे तो जराइम कम होंगे। अदरवाइज किसी ये जो नाकाबंदियां और पेट्रोलिंग जिससे लोग तंग ज्यादा होते हैं और फायदा कम होता है, कोई फायदा नहीं है। वाहिद तरीका क्राइम प्रिवेंशन का है कि डिटेक्ट करें, मुलजिमों को पकड़ें, प्रोसिक्यूट करें, कन्विक्ट करें, उनको स्ट्रीट से दूर रखें, और यही हमारी पॉलिसी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आईजी पंजाब इनाम गनी साहब मेरे साथ थे। सर थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन गुज़श्ता कई सालों से मुल्क ने तवानाई के बड़े बहरानों का सामना किया है। माया कुदरती गैस की किल्लत से पैदाशुदा मसाइल से मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए 26 फरवरी 2021 को इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम उमर अयूब और कतर के वज़ीर तवानाई के दरमियान एक LNG के मुआहदे पर दस्तखत किए गए।
कतरी हुकूमत LNG की कीमत $11 फी MMBT से कम करके $9 करने पर रजामंद हुई है, जिसको मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ये दुनिया का सबसे सस्ता LNG मुआहिदा करार दे रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि पिछले हुकूमती जो मुआहिदे हुए उनकी निस्बत इस मुआहिदे में 31% कम कीमत पर यह मुआहिदा तय पाया है और इस कीमत की वजह से मुल्क को $3 अरब का फ़ायदा मतवक्के है। मुआविन खुसूसी नदीम बाबर ये कहते हैं कि नून लीग के दौर से LNG 13.37% पर मिल रही थी, लेकिन अब इस नए मुआहिदे के तहत 10.2% पर LNG मुल्क में लाई जा रही है। इस मुआहिदे के मुतालिक ये भी बताया गया है कि हुकूमत को हर 4 साल के बाद इस मुआहिदे पर नजरसानी का इख्तियार भी हासिल हो सकेगा और फिर मौसम सरमा में गैस की तलब बढ़ने के बावजूद ज़ायद तलब जो होगी इसको पुरानी कीमत पर भी हम इसको हासिल कर सकते हैं। यूं तो नई कीमतों पर LNG के इस मुआहिदे को मुख्तलिफ हलकों की जानिब से बड़ा अहम करार दिया जा रहा है, खुशाइन करार दिया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि हालिया हुकूमती मुआहिदे की वजह से न सिर्फ मुल्की मईशत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे बल्कि हालिया हुकूमत को गुज़श्ता साल के आखिर में हम जानते हैं उस वक्त शदीद तनकीद का सामना भी करना पड़ा जब मौसम सरमा में तलब बढ़ने की वजह से आवाम को कुदरती गैस का शदीद किस्म का जो एक बहरान था अब वो भी उसका भी सामना करना पड़ा। कार्गोज की बोली ना हासिल कर सकने और बैनुल अक़वामी कीमतों में इजाफे के तनाजुर में ताख़ीरी टेंडर्स की वजह से हुकूमत पर दिसंबर में स्पॉट परचेजिंग के ज़रिए साल की महंगी तरीन LNG के 6 कार्गोज ख़रीदने के इल्ज़ामात भी लगाए गए। अब क्या कतर से LNG के इस नए मुआहिदे के बाद मुल्क जो है मुल्क की जो ज़रूरियात है इस हवाले से क्या वो पूरी हो सकेंगी और क्या इस मुआहिदे के बाद आने वाले मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन जो है ये गैस की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हो सकेंगे, इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम बाबर साहब आपका। नदीम बाबर साहब, हाल ही में जो पाकिस्तान और कतर के दरमियान में जो LNG मुआहिदा हुआ है 10 सालों का ये मुआहिदा है, मैं ये चाहूँगी कि आप आवाम को बताएं आसान अल्फाजों में कि इस मुआहिदे के फ़ीचर्स हैं क्या। 10 साल का ये जो मुआहिदा है, स्पेशली इस बात को डिफ़ाइन करने की आप कोशिश करें कि जो नया मुआहिदा है ये पुराने मुआहिदों से कितना मुख्तलिफ है, कितना बेनिफिशरी है, क्योंकि नून लीग के दौर में जो मुआहिदे हुए आज भी आप लोग उन मुआहिदों पर तनकीद करते हैं और इस मुआहिदे पर नून लीग जो है ना वो तनकीद कर रही है। ज़रा बताइएगा कि मौजूदा मुआहिदा पुराने मुआहिदों से किस तरह मुख्तलिफ है। जी शाजिया, जो पुराना मुआहिदा है वो 15 साल का मुआहिदा था, 13.37% ब्रेंट के रेट पे, और उस 15 साल के दौरानिए में 10 साल के लिए प्राइस फिक्स थी और 10 साल के बाद प्राइस पे दोबारा डिस्कशन या रीओपनिंग हो सकती थी बकिया 5 सालों के लिए। उसके अलावा इस मुआहिदे में ऑन द एवरेज हर साल 60 वेसल्स आने का अग्रीमेंट था। सो औसतन हर महीने 5 वेसल्स आप समझ लें। इस मुआहिदे को तनाजुर में रखें तो जो अभी हमने मुआहिदा किया है वो 10 साल का मुआहिदा है और इसकी कीमत 10.2% है ब्रेंट की। इसका मतलब हुआ कि जो अभी मुआहिदा किया है इससे 31% महंगा है पुराना मुआहिदा। अच्छा। और इस 10 साल के दौरानिए में भी सिर्फ 4 साल के बाद हमारे पास ये इख्तियार है कि हम प्राइस को रीओपन करके मार्केट कंडीशंस के मुताबिक दोबारा से उसको रीसेट करें बकिया 6 साल के लिए। और इस मुआहिदे में मतलब ये हुआ प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, तो उस हवाले से जो है ना वो एडजस्टमेंट होगी, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। जी, रीसेट का मतलब ये है कि जो उस वक्त मार्केट कंडीशंस है उसके मुताबिक उसे सेट किया जाए, लेकिन हमने इसको जो 4 साल के लिए रखा है उसके पीछे एक वजह है और वो वजह ये है कि इस वक्त दुनिया में 3 बड़े मेजर प्रोड्यूसर्स बशमूल कतर के वो अपनी LNG फैसिलिटीज़ को एक्सपैंड करने की अनाउंसमेंट्स कर चुके हैं।
सो अगले 3 से 4 साल में जब वो सारी नई कैपेसिटी मार्केट में आ जाएगी तो ज़्यादा इम्कान यही है कि प्राइस फर्दर नीचे आ सकती है बजाय इसके कि ऊपर जा रही हो। सही। और ठीक है, बीच में कोई एक आधा महीना ऐसे आ सकता है विंटर में, जैसे होता है कि ऊपर नीचे होता रहता है। बहरहाल इसके अलावा एक और जो मैं 2 और बातें बताता चलूं, नए मुआहदे में जो पुराने मुआहदे के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। पहली बात यह कि इसमें हम सिर्फ 2 वेसल्स पर मंथ के हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं और ये 2 शिप्स पर मंथ जो हैं ये वो मुआहदे हैं गनवर के साथ जिनमें से एक एक्सपायर हो गया है दिसंबर में और एक अगले साल एक्सपायर होने जा रहा है, उसको रिप्लेस कर रहे होंगे। और इसके बाद अगले 2 साल के अंदर मतलब कि नून लीग के मुआहदों की बात करें वो एक्सपायर होने जा रहे हैं। जी, नून लीग के दौर में 4 मुआहदे किए गए थे, सबसे बड़ा कतर का था, उसके अलावा एक ENI का था जो इटालियन कंपनी है, और 2 मुआहदे किए गए थे गनवर के साथ जो एक ट्रेडर है। हाँ। उन 2 मुआहदों की मुद्दत 5 साल थी। सही। वो उनमें से एक मुआहदा एक्सपायर हो गया, दूसरा अगले साल के शुरू में एक्सपायर होगा। तो हम उन दोनों मुआहदों को रिप्लेस कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली चीपर प्राइस के साथ, और उसके बाद अगले 2 साल में 2 वेसल्स पर मंथ की एडिशन कर रहे हैं जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी। सही। आखिरी बात मैं बताता चलूं कि इस मुआहदे में हमने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटीज बिल्ड की हैं कि अगर हम सर्दियों में ज़्यादा LNG लेना चाहें, कुछ महीनों में कम लेना चाहें, तो वो हमारे पास इख्तियार मौजूद है। अच्छा। सो हम अपनी नीड के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से शेड्यूल आगे पीछे कर सकते हैं, और क्वांटिटी जो है साल की तय है लेकिन साल के अंदर भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो 4-5 मोटी मोटी मैंने आपको बातें बताई हैं जो पिछले मुआहदे के मुकाबले इसका में मतलब है ये मुआहदा जो है इसके मुताबिक ये एप्लीकेबल अगले साल से ही होगा, जब अगले साल के शुरू में जो पिछला मुआहदा एक्सपायर होने जा रहा है तभी एप्लीकेबल होगा ना? ये जनवरी में अगले साल इसने स्टार्ट होना है, लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम इसको जनवरी से 2 महीने पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जब अच्छा। सर्दियों का सीजन आए तो हम उसको सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज ऑफिशियली ये जनवरी में अगले साल स्टार्ट, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अच्छा नदीम बाबर साहब, एक बड़ी तनकीद जो आप पर हो भी रही है नून लीग के मुफ्ता इस्माइल साहब ने की, और बल्कि उन्होंने सवाल किया कि नदीम बाबर साहब से मैं ये सवाल करता हूं कि भाई नदीम बाबर साहब तो ये कहते थे कि गर्मियों में तो LNG की ज़रूरत नहीं होती, अब अचानक ज़रूरत पड़ कैसे गई? नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत और नदीम बाबर ये भी कहते रहे हैं कि तवील मुद्दती मुआहदे होने ही नहीं चाहिए और जो LNG है ये स्पॉट रेट पर लेनी चाहिए। तो फिर अब तवील मुद्दती मुआहदा आप लोगों ने कैसे कर लिया? तो बड़ी तनकीद हो रही है आप पर। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग ने कतर से स्पॉट रेट से भी सस्ते रेट पर LNG खरीदी, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है इसने स्पॉट रेट से भी ज्यादा पर मुआहदा किया है। तो ये बड़े सवालात छोड़ रही है नून लीग आप पर। मिफ्ता साहब, देखिए मिफ्ता मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मैं उसकी इज्जत करता हूं, लेकिन ये तीनों केसेस में वो जान के स्पिन कर रहा है और फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहा है। मैं उसके तीनों कमेंट्स का जवाब दे देता हूं। पहली बात यह है कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि तवील मुद्दती मुआहदा इटसेल्फ गलत होता है। मैंने हमेशा ये कहा है कि 15 साल का अग्रीमेंट जिसमें 10 साल की प्राइस लॉक हो, ये हमें नहीं करनी चाहिए थी, और उसके पीछे मैंने कई दफ़ा रीज़न भी दिए, मैं दोबारा से दोहरा देता हूं। जब ये अग्रीमेंट किया जा रहा था तो बेशुमार एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान को कहा कि आप 10 साल के लिए प्राइस लॉक मत करें, ये प्राइसेस नीचे जाएंगी, और ये पिछली हुकूमत ने खुद प्रूव कर दिया कि ऐसा ही हुआ कि उन्होंने फरवरी 2016 में कतर का मुआहदा साइन किया 13.37 पे, और उसके बिल्कुल 10 महीने बाद उसी साल के आखिरी महीने में ENI के साथ 11.87% पे साइन किया। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि तवील मुद्दती मुआहदा इटसेल्फ गलत होता है। अगर मिफ्ता ने मुझे इस तरह कोट किया है तो मुझे बड़ा अफसोस है कि वो जानते बूझते इसको गलत पिच कर रहा है। दूसरी बात, ये कहना कि मैंने कहा कि हमें चाहिए ही नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा। मैंने तो शायद खाकान साहब के साथ जब डिबेट हुई तो मैंने स्टार्ट ही इसी तरह किया कि हमें LNG हमारी ज़रूरत बन चुकी थी। मैंने हमेशा से ये कहा है
कि जो मिनिमम आपकी क्वांटिटी हर महीने आपने लेनी ही लेनी है, उस मिनिमम क्वांटिटी से ज्यादा की एग्रीमेंट मत करें। सही। क्योंकि जब ऐसे महीने आएंगे जहां आपकी डिमांड कम हो जाएगी, उस वक्त आप क्या करेंगे? सो इसीलिए मैंने आपको शुरू पे एक्सप्लेन किया कि हमने जो स्टार्ट किया है इस एग्रीमेंट को, ये 2 वो वेसल्स रिप्लेस कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रहे हैं। सही। और उसके बाद जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी उनके लिए 2 एडिशनल की बात की। तीसरी बात आपने की जी स्पॉट प्राइसेस की। ये कल भी मैंने एक प्रोग्राम पे कहा, मिफ्ता इज अ PhD इन इकोनॉमिक्स, ही नोज वेरी वेल कि आप स्पॉट प्राइसेस को लॉन्ग टर्म प्राइसेस से आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं कई दफा ये कह चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप लाजमन ये करना चाहते हैं तो आप एक दिन का स्पॉट लेके उसको लॉन्ग टर्म से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि स्पॉट तो रोज चेंज हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो मैं उसी के एग्जाम्पल को मैं टर्न कर देता हूं। मैंने ये महीना पहले हमारी कतर के साथ ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। उस वक्त क्या प्राइस थी स्पॉट की? 19%। तो मैं कहूं जी स्पॉट 19 चल रही थी, मैंने 10% पे ले लिया, तो फिर मिफ्ता का आर्ग्यूमेंट तो वैसे ही गलत हो गया ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।